अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। नवाज शरीफ की वापसी, नया बयानिया क्या होगा? सर्दी में आम इंतखाबात, मौलाना का नया फार्मूला। पाक ऑस्ट्रेलिया मैच, फतह हासिल करने की एक और कोशिश। और $50 मिलियन छुपाने वालों के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन। सबसे पहले बात करेंगे, इस वक्त मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार हो रही है। सियासी इंतशार और बेयकीनी की फजा में भी हम कमी देख रहे हैं। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान का बयान किसी और ही तरफ इशारा करता दिखाई दे रहा है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। और मौलाना का यह कहना था कि मुल्क में इंतखाबात इस वक्त जरूरी नहीं है, बल्कि मुल्क की जो खराब मुआशी हालत है उसको बेहतर करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मौसमी लिहाज के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिर में आइडिया दिया है, लेकिन अगर हम देखते हैं बलूचिस्तान और केपी के, तो वहां शदीद सर्द मौसम होगा, जिसके बायस इलेक्शन का टाइम दुरुस्त नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होता वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज में इलेक्शन करवाने का कोई भी कदम नहीं उठाया। इस दरख्वास्त में सदा की गई है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने के अहकाम दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज शुरू होने वाली है। आज भी अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान है। फैजाबाद धरना केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस की 28 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केस का फैसला तहरीर किया, जो कि 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अदालती हुक्मनामे में यह कहा गया है कि जो तमाम फरीकैन हैं उन्हें फैजाबाद धरने से मुतालिक हकाइक पेश करने का एक और मौका दिया जा रहा है। फरीकैन केस से मुतालिक जो हकाइक हैं उसको बयान हल्फी के जरिए भी जमा करवा सकते हैं। और हम सबको यह याद है कि इससे पहले जो तमाम दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने एक एक करके अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली थी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत की इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा पर भी फैसला महफूज कर लिया है। और एक और अहम मामला है जो कि शेख रशीद से मुताल्लिक है। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद लापता केस की समाअत हुई, जहां जस्टिस सदाकत अली खान ने शेख रशीद को 1 हफ्ते में पेश करने का हुक्म दे दिया है। और साथ ही साथ ये कहा है कि आरपीओ साहब, अगर 1 हफ्ते की आपको वार्निंग दी जा रही है, शेख रशीद बरामद नहीं होते, तो फिर जो तमाम अफसरान हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक और केस की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत जज कुदरतुल्लाह ने की। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तलाक का तयन करना फैमिली कोर्ट का काम है, इद्दत के दौरान निकाह करना जुर्म नहीं है। अदालत ने आइंदा समाअत पर इमरान खान के वकील से कुछ सवालात के जवाबात भी तलब कर लिए हैं। अहम कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की शुरू होने वाली है और अदालती कार्रवाई बराह रास्त आज नशर की जाएगी। फैजाबाद धरना केस के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस की जो समाअत है वो 28 सितंबर का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी कर दिया था, क्योंकि जो तमाम दरख्वास्त गुजार थे उनकी तरफ से हमने देखा था कि जो केस था वो वापस ले लिया गया था। और अब एक मौका उन्हें दोबारा से दिया जा रहा है कि वो इस हवाले से अपना बयान हल्फी भी जमा करा सकते हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मतीउल्लाह जान ने हमें ज्वाइन किया। मती, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से समाअत होने वाली है, आप क्या देख रहे हैं? कोई तारीख दी जाएगी या आज फैसला महफूज किया जा सकता है? आज सबसे पहला चैलेंज तो वो स्टे ऑर्डर है जो कि फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जारी किया था। आया वो स्टे ऑर्डर बाकायदा तौर पे खत्म किया जाता है या नहीं, क्योंकि उस स्टे ऑर्डर की वजह से पार्लियामेंट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो कानून है उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा था। और आखिरी बार भी एक दरमियाना रास्ता निकाला गया जो लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में थी। ये पहला दिन था नए चीफ जस्टिस का और वो दरमियाना रास्ता नहीं था कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने अब खुद ही बतौर चीफ जस्टिस जो उनके स्वाबदीदी अख्तियारात थे बेंचों की तश्कील के, उन्हीं अख्तियारात को इस्तेमाल रज़ाकाराना तौर पे ये ऐलान किया कि वो बेंचों की तश्कील का मामला जो है 2 सीनियर तरीन जजों से मुशावरत के बाद हल करेंगे। और इसके ऊपर 2 सीनियर तरीन जजेस जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन थे,
उन्होंने भी इससे इत्तेफाक किया था और यूं ये मसला आर्जी तौर पे हल हुआ था, मगर स्टे कानूनी तौर पे अभी भी बरकरार था, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर सिर्फ बेंचों की तश्कील का मामला नहीं था, जो अपील का हक दिया गया था नजरसानी की जगह, वो अपील का हक भी मुअत्तल था। तो अब देखना यह है कि आज की फुल कोर्ट की समाअत जो बराह रास्त नशर की जाएगी, क्या उसके बाद ये मामला बाकायदा तौर पे जो स्टे ऑर्डर है उसको वकेट किया जाता है या नहीं। अगर आज भी स्टे ऑर्डर वकेट नहीं किया जाता तो हम इसका मतलब ये ले सकेंगे कि जो 15 जजेस हैं उनमें शदीद इख्तिलाफात हैं स्टे ऑर्डर को वकेट करने के हवाले से और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बहाली के हवाले से। ठीक है मती साहब, जिस तरह फैजाबाद धरना केस में वफाक, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई सभी ने दरख्वास्तें वापस ले ली, ये बड़ा हैरान कुन था। पीटीआई ने तो इस पर यू टर्न लिया फैजाबाद धरना केस पर। आप क्या समझते हैं, आपका क्या तज्जिया है कि चीफ जस्टिस ने जिस तरह से फरीकैन को हकाइक पेश करने का एक और मौका दिया है, आपके ख्याल में हकाइक पेश होंगे, कोई आएगा सामने? देखिए, ये फैजाबाद धरना केस के हवाले से जो है अभी पिछले दिन ही एक ऑर्डर जारी हुआ है, तहरीरी हुक्मनामा जो आखिरी समाअत का था, और ये आज की फुल कोर्ट की समाअत से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस सुन रहे हैं, जिसमें जस्टिस काजी फायज़ा चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं और जस्टिस अतर बनल्ला। तो उस तहरीरी हुक्मनामे से ये वाज़ेह हो रहा है कि चीफ जस्टिस ने 27 अक्टूबर तक की तारीख दी है उन तमाम लोगों को जो जिनके पास कुछ मालूमात हैं, जो बतौर गवाह कुछ अदालत को बताना चाहते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था और जो तहरीरी हुक्मनामे में भी लिख दिया है फैजाबाद धरना केस के बेंच ने कि ये जो हुक्म आया था फैजाबाद धरना केस का, इसको सिर्फ और सिर्फ फैजाबाद धरना की हद तक महदूद रखा जाए और इसका इतलाक जो है अमूमी ना हो, जनरल ना हो। यानी कि एक हुक्म ये था कि फौज के अंदर जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस अफसरान हैं या एहलकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इसी तरह कुछ दूसरे अहकाम थे कि पार्लियामेंट इंटेलिजेंस एजेंसियों के से मुताल्लिक कानून साजी करे। तो अटॉर्नी जनरल का ये मौका था कि मामला फैजाबाद धरने तक रखा जाए और सिर्फ उस धरने के अंदर कोई ऐसे अगर शवाहिद मौजूद है कि कोई फौजी अफसरान मुलव्वस है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की हद तक मामला रखा जाए। और अटॉर्नी जनरल ने ये कमिटमेंट की थी कि इस हवाले से बाकायदा इंक्वायरी भी शुरू कर रहे हैं। तो ये जो हुक्मनामा है ये बड़ा ही दिलचस्प है वफाकी हुकूमत और वज़ारत दफ़ा के हवाले से, और जो बाकी दरखास्त गुजार उल्टे पांव वापस चले गए हैं, अपनी दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं, इससे ये लगता है कि उनको ये अंदेशा है कि इस केस पे जितनी भी बहस की जाएगी मामला जो है फैजाबाद धरना केस के फैसले पे अमल दरामद की तरफ जाएगा और वो अमल दरामद जरूरी नहीं कि फैजाबाद धरने तक महदूद रहे। ठीक है मती साहब, जिस तरह से नून लीग और नवाज शरीफ हमने देखा, जिस तरह से उस बयानिए को उन्होंने फौरन बदल दिया जो उनको एस्टैब्लिशमेंट और फिर साथ ही साथ अदलिया के साथ टकराव की तरफ ले जा सकता था, आपको लगता है शहबाज शरीफ ने बड़ी जल्दी कायल कर लिया इस बार नवाज शरीफ को और फिर नवाज शरीफ के पास? लेकिन अब क्या बयानिया होगा, क्या बात करेंगे आके, इलेक्शन की बुनियाद किन बातों पर होगी? देखिए, नवाज शरीफ के पास ठीक है मती साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपकी आवाज में कोई इशू आ रहा था, उसने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आम इंतखाबात पर छाई धूल हमने देखा कम हुई, तो अभी मौलाना फजल रहमान की जो स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं वो अब ये कहते हमें दिखाई दे रहे हैं कि आम इंतखाबात की तारीखें दुरुस्त नहीं है। मती साहब, हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा दोबारा से। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जनरल फैज का जो नाम लेके उन्होंने बयानिए को जिंदा करने की कोशिश की, वो भी एक बड़ी कैलकुलेटेड मूव लगती थी ताकि फौज पे दबाव बढ़ाया जा सके। और जो एक खदशा था नवाज शरीफ को, नून लीग को, कि फौज के अंदर शायद अगर इमरान खान को इलेक्शन की रेस से बाहर निकाल रखा जा रहा है तो ये भी तासुर है कि नवाज शरीफ को भी बाहर रखा जाए। मगर उस तासुर को दूर करने के लिए नवाज शरीफ ने बड़ा कैलकुलेटेड मूव किया, अपना दबाव बढ़ाया, जनरल बाजवा, जनरल फैज का नाम लिया और फिर बाद में कह दिया कि हम उनका एहतसाब नहीं करेंगे। और ये जो अपना बयान वापस लिया उन्होंने, तो उससे एक हमदर्दी का पहलू सामने आया है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी, और एस्टैब्लिशमेंट को भी ये एक जवाब मिल गया है नवाज शरीफ के लिए राह हम्मा करने का अपने ही लोगों के सामने। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा कैलकुलेटेड मूव था।
फजल साहब जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये भी सारी बार्गेनिंग की बात है। वो इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को बहाल रखने के लिए वो इलेक्शन ना कराने की बातें कर रहे हैं, ताकि सारी बार्गेनिंग एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ से ना करे, मौलाना फजल रहमान से भी बात करे। और एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि सिर्फ नवाज शरीफ जो है वो ही वाहिद जो है एक प्लेयर ना सामने आए, बल्कि मौलाना फजल रहमान भी जो एक प्लेयर बन के सामने आए, ताकि उस नवाज शरीफ की जो नहीं मनोवान उनको देगी। ठीक है मती साहब, आम इंतखाबात का जो मामला है उस पर हम देख रहे हैं कि अभी जो छाई धूल थी वो हमें कम होती दिखाई दे रही है। आम इंतखाबात के हवाले से बातें होना शुरू हो गई हैं, तारीख भी सामने आ रही है। मौलाना फजल रहमान अब ये कह रहे हैं कि आम इंतखाबात की तारीखें दुरुस्त नहीं हैं। एक तरफ तो वो सर्दी का हवाला दे रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि पहले मईशत को ठीक करें। आप इत्तेफाक करते हैं उनकी इन बातों से? लेकिन बिल्कुल नहीं, ये तो कोई इसका जवाब नहीं है। मौलाना साहब को बहुत पहले से पता था कि जनवरी और फरवरी में बर्फ पड़ती है। मुझे तो लगता है कि उनके सियासी अरमानों पे बर्फ नहीं तो ओस जरूर पड़ रही है। इस वजह से जैसे मैंने पहले कहा, वो रेलेवेंट रहने के लिए ये बात कर रहे हैं। और मौलाना साहब का ये कहना कि बर्फबारी होगी, तो ये बहुत पहले मौलाना साहब को पता होना चाहिए था। जब पंजाब में 14 मई के इलेक्शन की बात हुई थी और 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की बातें हो रही थी, तो ये इलेक्शन नवंबर दिसंबर में भी हो सकते थे। तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब को फिर मतबादिल तारीख भी दे देनी चाहिए। ये कह देना काफी नहीं है। और फिर ये मईशत की बात करना कि मईशत जब तक ठीक नहीं होती, ये भी जैसे मैंने पहले कहा कि मौलाना साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ होकर जो है नवाज शरीफ की जो बार्गेनिंग पोजीशन है उसको कमजोर करने के लिए आप किस तरह के मुतालबात कर रहे हैं और वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफी तमतीउल्लाह जान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। लंदन में खुद साख्ता जलावतनी गुजारने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बारे में अहम खबर है कि उन्होंने पाकिस्तान वापसी के लिए टिकट बुक करवा लिया है। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर की वापसी का टिकट बुक करवाया है और वो बरास्ता अबू धाबी और फिर लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर अब मीनार पाकिस्तान पर 21 अक्टूबर को ही जलसे के इनेकाद का फैसला भी किया गया है, जिसके लिए अब वो एक नई हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर सहाफी लंदन से अजहर जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बहुत सारी तारीखें हमने देखा कि सामने आती रही हैं। अब बिलाखिर इस हवाले से टिकट भी बुक होने की खबरें हैं। आप वहां मौजूद हैं, नवाज शरीफ के करीबी हलकों में भी आप शुमार होते हैं। आपसे हम कोई अंदर की खबर जानना चाहेंगे कि असल सूरत हाल वहां पर इस वक्त क्या है? जी देखें, वापसी के हवाले से उनके साथ जो इतलात उनके करीबी लोग होंगे, उसमें यहाँ लंदन में उनके साथ बड़े उनके जो मुशीर हैं, जो इस वक्त सबसे करीब समझे जाते हैं, मियाँ नासिर जंजुआ साहब, वो उनके साथ होंगे। इसके अलावा उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो होंगे। एहसन डार साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं। मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर जो जितने भी मामलात सिक्योरिटी के हवाले से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली के वो देखते हैं, वो साथ होंगे। फिर उसके साथ उनके साथ कुछ सहाफ़ी होंगे। मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं बरतानिया से भी उनके साथ ट्रैवल करेंगे। उसके बाद जो दुबई है या अबू धाबी से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान होंगे, UAE के और मुख्तलिफ ममालिक के कारकुनान भी पहुँचे। तो एक बड़ा जो हम कह सकते हैं कि वफ्द होगा उनके साथ। तकरीबन 100 से ज़ायद के करीब तोक़ो की जा रही है कि लोग उनके साथ आएंगे, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान अहदेदारान। उन ख़ास तौर पर यह भी कह दिया गया है कि पाकिस्तान से कोई भी मुस्लिम लीग नून का रहनुमा जो है वो दुबई ना आए उनको लेने के लिए। और सारे लोग, ठीक है अजहर साहब, एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, जजेस को लेकर ने एक बड़ा सख्त बयानी अख्तियार किया था। वो बयानी भी हमने देखा वापस हो चुका है। शहबाज शरीफ का जो हंगामी लंदन का दौरा था, आप समझते हैं इस हवाले से कामयाब रहा है और नवाज शरीफ अब इस बात पर मुकम्मल तौर पर कायल हो चुके हैं? जी देखें, मियाँ नवाज शरीफ ने कभी भी इस तरह का कोई बयानिया जिसे आप सख्त कहें, वो ओपनली कभी भी इस हवाले से बात नहीं की। वो अपनी जो मीटिंग्स होती हैं, इंडोर मीटिंग्स, उसमें वो बात करते हैं, वो माजी की बात करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्या मामला थे। तो ये कोई, आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये इनका बयानिया था तो और वो वापस हो गया। वो एक रूटीन की बात होती है।
जो उन पर और उनकी पार्टी पर और पाकिस्तान पर जिस हवाले से जो कुछ हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हुई, उनके वो पार्टी कायद भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ है, तो मिलकर जो बैठे यहाँ पर ये मुस्लिम लीग के रहनुमा जिनमें साग डार साहब भी थे, तो बयानिया तो तय हो चुका है और बयानिया होगा मीशत की बहाली, आम लोगों को महंगाई से बचाने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, तो ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया मीशत होगी और उसी को लेके आगे चला जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि जी नवाज शरीफ का बयानिया वापस हो गया, तो वो इस हवाले से आप ये ज़रा मुबालगा आराई होगी। मियां नवाज शरीफ इस तरह की बातें पहले भी करते रहे हैं वो और अब भी करेंगे, लेकिन कभी उसको ये बयानिया आप इलेक्शन का नहीं कह सकते। ठीक है, आप इंतज़ार कीजिए उनकी 21 अक्टूबर की जो तकरीर है उसमें वो अपना बयानिया देंगे, अपना रोड मैप देंगे और बताएंगे तो आगे वापसी पर मियां साहब के साथ कौन कौन होगा, इस हवाले से क्या खबरें हैं। लाहौर वापसी पर एयरपोर्ट से क्या अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो मीनार पाकिस्तान ही जाएंगे और जो भी प्लान जैसे खबरें मौसूल हो रही हैं प्लान वैसा ही है? जी देखिए, एक मुश्किल वक्त है मुस्लिम लीग नून के लिए एज ए पार्टी। बड़े अरसे के बाद उनके जो लीडर हैं, जो कायद हैं, जिनके नाम का वोट है नवाज शरीफ, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब तक जो मामला था हम देख रहे हैं कि पूरे पंजाब में और फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी मुस्लिम लीग नून को मुतहर्रिक कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब खुद इन तमाम इंतज़ामात की निगरानी कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा, उसके अलावा हम हमजा शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह साहब और दीगर तमाम लोग जो जितने भी पार्टी के हैं वो रीच आउट कर रहे हैं, मुख्तलिफ हलकों में यूनियन कौंसिल पे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होगा, लोगों को इकट्ठा करना और उनको लेके आना, और एक कोशिश ये होगी कि मीनार पाकिस्तान का जो जलसा है वो इंतखाबी मुहिम की एक इब्तिदा हो और इसको लेके आगे बढ़ा जाए। तो मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नवाज शरीफ साहब इसकी खुद भी निगरानी कर रहे हैं और उनकी तो यही है कि वो इसमें कामयाब होंगे और जो मुस्लिम लीग नून की तंजीम है उसको ग्रास रूट तक जो है मुतहर्रिक किया जाएगा। तो ये चैलेंज मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने लिया है और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं और शहबाज शरीफ साहब वो इस चैलेंज को पूरा करने ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी अजहर जावेद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आगे बढ़ते हैं और नाजरीन, अब आपको अपने घर के लिए फर्नीचर चाहिए, ऑफिस के लिए फर्नीचर चाहिए, किसी किस्म का भी फर्नीचर चाहिए, जिस तरह से हम देखते हैं शादी सीजन अभी शुरू हो चुका है, शादी ब्याह के लिए जो आपको फर्नीचर अगर रिक्वायरमेंट है तो लाहौर में एक फर्नीचर एक्सपो हुई है, फलक चौहान वहां पर पहुंची हैं, एक खुसूसी रिपोर्ट उन्होंने रेडी किया है, आइए देखते हैं। शादियों का सीजन क्योंकि आ चुका है और आज मैं मौजूद हूँ फर्नीचर एक्सपो में, जहाँ पर पाकिस्तान भर की कंपनीज जो हैं वो फर्नीचर की एक्सपो नुमाइश भी कर रही हैं। इसके अलावा आज मैं आपको बेड सेट और फर्नीचर में कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगी जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। और यहाँ पर परेशानी की बात ये है कि क्योंकि जब शादियों का सीजन आता है वहाँ पे जहेज की डिमांड आम हो जाती है। वैसे तो जहेज होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत आम सी चीज है, इसलिए हम आपको जहेज के लिए कुछ चीजें भी दिखाएंगे, फर्नीचर भी दिखाएंगे और आपको ये बताएंगे कि आजकल फर्नीचर का रेट क्या चल रहा है। यहाँ पर मुझे एक बड़ा यूनिक सा बेड नजर आया है और इसकी मैं प्राइस भी पूछूंगी और आपको बताऊंगी कि ये आपको कितने में मिल सकता है। मुझे ये बताएं, बड़ा यूनिक सा मुझे लगा है। पहले मैंने वेलवेट की भी चीजें देखी, वुडन की भी मैंने कुछ फर्नीचर देखे, लेकिन ये क्या मटेरियल है? ये STF मटेरियल है और हाई डेंसिटी फाइबर शीट होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उसको हम डीको करके फिर उसके बाद जो है ना कि इसको सुपर ग्लॉस कर देते हैं कि हाई ग्लॉस होता है, ये सुपर ग्लॉस है। और इसमें हमारे पास ये कंप्लीट बेड सेट होता है, बेड के साथ दो साइड टेबल्स होती हैं, फिर उसके साथ ड्रेसिंग है प्लस मिरर है। और अगर किसी को वार्डरोब वगैरह या जहेज पैकेज में चाहिए हो तो वार्डरोब भी है और उसके साथ जो है कि शोकेस अलमारी भी होती है। कंप्लीट एक पैकेज बना के हम दे देते हैं जी। अभी आप मुझे इसके प्राइस बताएं कि टोटल प्राइस जहेज पैकेज का कितना होगा? तकरीबन ये बन जाएगा एवरीथिंग, और जिसमें डाइनिंग भी होगी, वार्डरोब्स भी होंगे और शोकेस भी होगा, बेडशीट भी होगा। तकरीबन कोई बन जाते हैं कोई 775 समथिंग। तो जहेज पैकेज में मजीद थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट भी कर देंगे। अच्छा जी, तकरीबन 8,07,75,000 इन्होंने बताया, लेकिन अगर आप ऊपर नीचे भी प्राइस कर लेते हैं तो 8 लाख में आपका फर्नीचर सेट जो आपने जहेज में देना है वो इस टाइम रेडी हो रहा है। पहले हम फर्नीचर पे देखते थे कि लकड़ी के फर्नीचर पे बहुत ज्यादा लोग बात करते थे, लकड़ी का फर्नीचर खरीदते थे, लेकिन अब काफी ज्यादा मटेरियल भी आ चुका है। तो अब मैं मौजूद हूँ एक और शॉप पे और यहाँ पे मुझे क्योंकि सोफे अच्छे लगे तो मैंने सोचा जरा इनसे भी पूछ लेते कि इनके रेट क्या चल रहा है, प्राइस क्या चल रहे हैं और पैकेज अगर लेना हो तो वो उसके क्या प्राइस हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये सोफा मुझे बड़ा अच्छा यूनिक कलर भी लगा है इसका, तो क्या प्राइस है?
ये अभी ऑफर पे लगा हुआ है 1,29,000। एक्चुअल प्राइस जो है इसकी 199 है। हम ना बेसिकली टर्की से इंपोर्ट करते हैं, फिर उसका हम रेप्लिका बनाते हैं। वैसे तो आपको बेड और सोफा सेट्स काफी ज्यादा दिखा दिए, तो मैंने सोचा क्यों ना अब एक डाइनिंग टेबल पे भी बात कर ली जाए, क्योंकि ये आजकल घरों में बहुत जरूरी समझी जाती है। पहले के लोग बहुत ज्यादा सादा थे, वो डाइनिंग टेबल को इतना जरूरी नहीं समझते थे, नीचे बैठ के खाना भी खा लेते थे। लेकिन अब हर घर में डाइनिंग रूम और डाइनिंग टेबल को बहुत जरूरी समझा जाता है, इसलिए मैंने सोचा जरा चलते चलते आपको डाइनिंग टेबल भी दिखा दें और उसके प्राइस भी आपको बता दें। तो अब हम जरा इनसे प्राइस पूछते हैं, इनसे पूछते हैं किस मटेरियल की है और इसके अलावा हमें कितना डिस्काउंट इसमें मिल सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं डाइनिंग टेबल की इस टाइम क्या प्राइस चल रही है? अभी राइट नाउ 245। और मुझे ये बताएं इसकी गारंटी कितनी है, क्योंकि जाहिर है जो फर्नीचर हमने लेना होता है वो हम बहुत देखभाल के लेते हैं, तो कितनी साल की हमें गारंटी मिल सकती है? जो इसकी वुड की गारंटी देते हैं ना, उसको कीड़ा लगने की वारंटी देते हैं या डी शेप होने की 10 ईयर्स। वेलकम बैक। पाकिस्तान एसोसिएट ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन पंजाब हुकूमत की निजी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में जारी करदा सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस PMDC और जो वफाकी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अपने दाखिलों का अमल भी शुरू कर चुका है। निजी मेडिकल कॉलेजेस PMDC और वफाकी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक दाखिलों का जो प्रोसेस है वो 1 सितंबर तक या उससे पहले किया जाना है, जो कि तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पामी आफ्ताब महमूद का ये कहना है कि साल 2018 और 19 में ये नाकाम सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के बायस 2030 सीट्स खाली रह गई थी और इसी तरह साल 2019 और 20 में भी हमने देखा कि 118 सीटें खाली रह गई थी। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। तर्जुमान पामी प्रोफेसर मियां और डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है इसमें क्या कदगन लगाई गई हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पर? जी अनवार, बिल्कुल ये जो पॉलिसी थी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, यानी कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी जो एडमिशन है ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत किए जाते थे। और ये बुनियादी तौर पर जो आइडिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नशीरमा बरकी जो साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कज़न थे, उनका ये आइडिया था। और उसके बाद ये आइडिया जब नाफिज किया गया तो इंतहाई बुरे तरीके से ये आइडिया जो है वो नाकाम हुआ था। और इसकी नाकामी की ही वजह से जो है वो बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से ये पॉलिसी नहीं चल सकी थी और फिर इसको PMDC ने 2021-22 में फिर इसको खत्म करना पड़ा था, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा मसाइल है। सबसे बड़ा मसला ये है कि यानी कि 18-19 और 19-20 की अगर बात करें तो इसमें सैकड़ों सीटें यानी कि एक दफा 230 और एक मरतबा 180 सीटें खाली रह गई थी। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि इस पॉलिसी के बायस जो है वो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के बायस निजी मेडिकल कॉलेज जो अपनी सीटें फिल नहीं कर सके थे और यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज की जिम्मेदारी थी। उसके बाद इसमें बेशुमार तकनीकी मसाइल थे कि जब जो है वो मेडिकल स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो उनको टेक्निकल बड़े मामला को पोर्टल के अंदर जो है फेस करना पड़ा था। फिर ये मामला अदालतों में चला जाता और जैसे ही स्टूडेंट जो है वो जब उनका एडमिशन होता तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि एडमिशन में तो आ जाते थे, का लिस्ट में नाम तो आ जाता था, लेकिन फीस जमा नहीं करवाते थे। और फिर ये मामला कोर्टों में चला जाता था, अदालतों में चला जाता था और वहां पर उनकी इस्तेदा ये होती थी कि क्योंकि हम फलाई रियासत में रहते हैं और हमें जो है वो फ्री पढ़ाया जाए। तो ये एक बड़ा मामला है जिसमें निजी मेडिकल कॉलेज जाहिर है जो उनके अपने अखराजात होते हैं और वो कैसे ये मुमकिन हो सकता है वो किसी स्टूडेंट को फ्री तालीम दे। ठीक है, या तो फिर पंजाब हुकूमत ये करे कि मेडिकल कॉलेज को फंड्स फराहम करे और मेडिकल कॉलेज जो है वो उस फंड्स के जरिए इन स्टूडेंट्स को तालीम दे सके। इसके अलावा और हमारे साथ ही मौजूद रहेगा प्रोफेसर मियां अब्दुल रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। तर्जुमान पामी है वो। प्रोफेसर साहब, सरकारी और निजी और मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से अब नई पॉलिसी को आप लोग मुस्तरद कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या लायामल होगा अब आपका? शुक्रिया जनाब। बात यह है कि जब कोई जल्दी से कोई फैसला किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। सबसे पहली गलती ये है कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जो कि वाहिद रेगुलेटरी बॉडी है,
उसने अनाउंस किया कि जिस भी इदारे ने कोई अपना प्रोग्राम देना है वो 1 सितंबर तक दे दे। अब तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने 1 सितंबर से अपनी वेबसाइट के ऊपर फ़ी अपनी लगा दी है, अपनी टाइमलाइन लगा दी है, अपने SOPs लगा दिए हैं, किस तरह से पोर्टल खुले हुए हैं और पोर्टल्स के ऊपर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एप्लीकेशन हर प्राइवेट कॉलेज के पोर्टल पे आ चुकी है। अब पंजाब गवर्नमेंट माशाल्लाह सो के उठी है 27 को इन्होंने एक नोटिफिकेशन किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इस तरह एडमिशन करेगी और इस तरीके से एडमिशन करेगी और इसमें ये कॉलेजेस शामिल होंगे। मज़े की बात यह है कि पूरे नोटिफिकेशन में कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम नहीं है, वरना हर कॉलेज के साथ दिया हुआ है कि इस कॉलेज में इतनी सीटें होंगी, ये कोटा होगा, वो सारा कुछ दिया हुआ है। आखिरी लाइन है उस नोटिफिकेशन 5 सफ़े के नोटिफिकेशन की आखिरी लाइन में एक लफ्ज़ इंसर्ट किया गया प्राइवेट कॉलेजेस। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का लफ्ज़ इंसर्ट करके आखिरी लाइन में इस नोटिफिकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया गया। आप देखें, अगर हम UHS की इतनी अथॉरिटी है हमारे ऊपर, तो UHS की किसी बुक में, किसी प्रॉस्पेक्टस में किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम ही नहीं है। ये सिर्फ 5.5% एक बड़ी हैवी अमाउंट है जो हम UHS को पे करते हैं और उसके बदले में UHS सिर्फ हमारे इम्तिहान लेती है। और अब देखें, इन्हीं जो इस तरह के लोग होते हैं हाशिया बरदार, इनकी साजिशों की वजह से एक एग्जामिनेशन बोर्ड बच गया है जो कि अंडर ग्रेजुएट का इम्तिहान लेता है। हालांकि यूनिवर्सिटी का रोल पोस्ट ग्रेजुएट में बहुत ज़्यादा है और यूनिवर्सिटी जो है एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, इसके अंदर जो है वो PhD, MPhil और हायर स्टडीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही हैं। टोटल जोर जो है वो अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस पे और प्राइवेट कॉलेजेस पे। अब ये गलतियां कर गए हैं, इसमें पंजाब गवर्नमेंट की कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट की किसी लुगत में दिखा दें, मैंने रात भी दावा किया था कि सेंट्रल इंडक्शन का लफ्ज़ है, कोई भी चीज़ होती है, अगर मेडिकल कॉलेज है तो उसको भी डिफाइन करना पड़ता है, ये मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या है। ठीक है, इसी तरह सेंट्रल इंडक्शन को भी डिफाइन करना पड़ता है, ये डेफिनेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती पंजाब गवर्नमेंट की फाइलों में, ना ये PMDC में है। तो जिस तरह मियां नवीस साहब ने बताया कि नौशेरवान बरकी की जो नेगेटिव पॉलिसियां थी, पूरे पाकिस्तान का मेडिकल प्रोफेशन दीवार से लग गया था और अल्लाह अल्लाह करके PMC हटा और PMDC नए लेजिस्लेशन के तहत आई है। बिल्कुल, हम देखते रहे हैं PMDC ने बहुत सारी चीजें, इस तरह के बहुत सारे मसाइल आते रहे हैं। नवीद, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर ये प्लान इतना ही अच्छा था तो जो बाकी 3 सूबे हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया, वो इस पर काम क्यों नहीं कर रहे, खाली पंजाब में ही ये फैसला क्यों लिया गया? और साथ ही साथ जो निगरान सेटअप है, क्या वो इस तरह के फैसले ले सकता है? अनवार, बिल्कुल निगरान सेटअप इस तरह के फैसले नहीं ले सकता, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो पंजाब के निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी साहब हैं, उनको शायद इस मामले की पूरी नोयत का नहीं पता कि ये मामला क्या है और किस तरह रातों रात ये पॉलिसी बनाकर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर और उसके कुछ चाहने वाले ये चाहते हैं कि वो अपनी बादशाहत कायम रखें और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एडमिशन होने हैं उसके ऊपर भी अपना पूरा एक ग्रिप रखें, ताकि जो है वो इस जो बादशाहती निजाम जो है उनका उसको चलाते रहे। हालांकि मैं ये बता दूं कि ये शेरवा बरकी की जो बात की जा रही है, ये पूरे मेडिकल निजाम को जो है वो धर्म भरम कर दिया गया था पिछले दौर में और बड़ी तहरीकें चली थी, ना सिर्फ पाकिस्तान मेडिकल जो PMA एसोसिएशन की जानब से बल्कि यंग डॉक्टर की जानब से बड़ी तहरीकें चली थी और ये पूरा निजाम धर्म भरम किया गया था और ये पॉलिसी जब लाई गई थी फिर बुरे तरीके से खिलाफ हुई थी। मैं आज भी आपको ये बता दूं कि अगर पंजाब की निगरान जो वज़ीर पंजाब है, अगर उनको इसकी नोयत का पता लगे कि किस तरह अगर एक फीमेल स्टूडेंट अपनी मर्जी के कॉलेज में अगर दाखिला लेना चाहती है और उसको बाउंड किया जाता है कि नहीं आप बहावलपुर में या मुल्तान में दाखिला लें और उसने प्राइवेट पढ़ना है और उसने खुद फीस देनी है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और उस स्टूडेंट के साथ ज्यादती है कि वो अपनी मर्जी के कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकती और वो खातून होने के बायस उसको ये कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये खुद स्टूडेंट ने फीस देनी होती है और फीस देकर उसने स्टडी हासिल करनी होती है, एडमिशन लेना होता है। लेकिन इस पॉलिसी को रातों रात बनाया गया
और हमेशा मैं ये कहता हूं कि स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाएं। बदकिस्मती से प्रोफेसर डॉक्टर जुवेद अकरम जो कि इस शोबे से मुंसलिक है और मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर रह चुके हैं और उसके साथ उनका एक वसीह तजर्बा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ वादा खिलाफी की है, स्टेक होल्डर के साथ मिले भी है। और मैं उस मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी और मेरे सामने पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे उनसे बात की थी कि ये इस तरह हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और बाकी ये भी आपके बात सामने है कि सिर्फ पंजाब ये कर रहा है, बाकी सूबों में इस तरह नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये एक माफिया और इस तरह बातें की जा रही है। ये सारी मैं आपको बता दूं कि साजिश होती है और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इस पूरे निजाम के ऊपर अपना कब्जा करना चाहती है। इस वक्त सिर्फ एग्जामिनेशन बॉडी है और यूनिवर्सिटी का जो अपना काम रिसर्च का है, एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम राठौर साहब के दौर में खत्म हो चुके हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ क्योंकि इस तरह के जो मसाइल हैं वो हम पहले भी देख चुके हैं। प्रोफेसर साहब, पहले भी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी नाकाम हो गई थी, जो सीटें फिर जिस वजह से खाली रह गई थी, वो जो नुकसान है वो तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का हो रहा है। बिल्कुल, ये प्रोफेशनल स्लॉट्स होती हैं जो कि अगर पूरे पाकिस्तान में लें तो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी की वजह से कोई हज़ारों के हिसाब से सीटें सिंध में भी खाली रही हैं। ये टोटली नाकाम पॉलिसी थी और इन पॉलिसियों की वजह से ये हाल था कि जो नौशेरवान बरकी है वो बख्तरबंद गाड़ी में छुपते थे और भाग के जाते थे, वो अपने दफ्तर भी नहीं आ सकते थे। और आप ये देखें कि इन पॉलिसियों की वजह से वो बख्तरबंद गाड़ी में भाग के जो है ना वो दौड़ते थे, दौड़े लगाते थे। उनको लोगों ने अंडे मारे बहुत बुरी तरह, जहां भी जाते थे उनका बड़ा झाड़ुओं से और गंदे अंडों से उनका इस्तकबाल किया जाता था। तो इस पे आके वाईडीए पीएम में और तमाम डॉक्टरों की तंजीमें इसमें इकट्ठी थीं और उन्होंने एक मुश्तरका जदोजहद के तहत पीएमसी का बाइकाट किया और अल्टीमेटली पीएमसी को जाना पड़ा और पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल को बहाल किया गया। इन्हीं पॉलिसियों की वजह से इंटरनेशनली हम कट ऑफ हो गए, WFME से हमारा नाम जो है वो कॉर्नर हो गया, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी ने हमें कॉर्नर कर दिया, जिसको आके अब बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल बहाल कराने की कोशिश कर रही है और काफी सारा काम इसमें हो गया है। वरना जो पॉलिसियां थी उनकी वजह से हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं उनको जो है लाल झंडी दिखलाई जाती है कि आपकी तो बॉडी ही पीएमसी जो है 3.5 साल रही, लेकिन अपनी रिकॉग्निशन नहीं करा सकी इंटरनेशनल इदारों से। मजबूरन अब पीएमडीसी को आके नए सिरे से परफॉर्मे भरने पड़े हैं, मूव करना पड़ा है और अब WFME की टीम आ रही है यहाँ पर एक्रेडिटेशन के लिए, उन चीज़ों के लिए। तो ये जो कुछ हुआ है, ये पंजाब गवर्नमेंट से मेरी 10 बस्ता दरख्वास्त है कि इस पर गहराई से गौर करें और किसी एक दो बंदों के कहने पे ये सारा सिस्टम जो है उसको कोलैप्स ना करें और उसका सत्यानाश ना करें। और ये प्रोफेशनल स्लॉट्स जब खाली रह जाती हैं तो उसमें किसी का फ़ायदा नहीं होता और वो ज़ाया जाती हैं स्लॉट्स। तो इस पे पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने काफ़ी जो है लेजिस्लेशन की है। पंजाब गवर्नमेंट के पास तो कोई ऐसा इदारा ही नहीं जो मेडिकल एजुकेशन की लेजिस्लेशन कर सके। जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन की 2 बॉडियां हैं, एक पंजाब की बॉडी है, एक मरकज की बॉडी है, तो दोनों अपने अपने डोमेन में काम करते हैं। प्रोविंशियल रेगुलेटर जो है हायर एजुकेशन का HEC है, लेकिन उसमें मेडिकल और डेंटल शामिल नहीं है। तो ये प्रोफेसर साहब, जिस तरह से तालीमी मैदान में हुकूमत खुद भी कुछ नहीं कर पा रही, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जब खुद से काम कर रही हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा। इस वक्त जी 55% मेडिकल एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर कवर कर रहा है, 51% हेल्थ पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर कवर कर रहा है। और अगर प्राइवेट सेक्टर को भी ये स्क्वीज करेंगे तो अवाम के ऊपर बराह रास्त उसका बोझ पड़ेगा, तुलबा के ऊपर बोझ पड़ेगा। तुलबा देखते हैं कि मेरे घर से कितनी दूर है, आजकल बहुत महंगाई हो गई है, ट्रैवलिंग बड़ी महंगी पड़ती है, तो तुलबा ने अपना चॉइस करना होता है कि हम किस कॉलेज में दाखिला लें जहां पर हमारी जेब जो है, हमारे वालिदैन की जेब जो है वो उसका बिल्कुल कन्वीनियंट हो। तो अगर उनको आप जबरदस्ती धकेलेंगे, हमारे पास मौजूद हैं लिटिगेशन की रिकॉर्ड मौजूद है कि किस तरह 170 सेंट्रल इंडक्शन के खिलाफ 170 केसेस हुए लाहौर हाई कोर्ट में और बहुत सौ का फैसला हो गया, बात अभी तक चल रहे हैं। तो ये हमें दोबारा पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहिए, ये हुकूमत की जग हसाई का बायस होगा और हुकूमत को चाहिए कि स्टेक होल्डर्स को बुलाए, उनकी सुने, कम से कम कोई भी
करने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने अरबों रुपया लगाया है मेडिकल कॉलेजेस में और लोगों को वो तालीम दे रहे हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास डेटा मौजूद है, हम आपको दे देंगे कि दुनिया में सस्ती तरीन प्राइवेट एजुकेशन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में 8-9 हज़ार डॉलर में पर ईयर में एक बंदा डॉक्टर बनता है, जबकि यूएई में यही अमाउंट 30,000 डॉलर तक चली जाती है। मस्कत में आगे जाएं तो ये 40,000 डॉलर तक, और यूके में जाएं तो ये 70,000 डॉलर, और अमेरिका में जाएं तो 1 लाख डॉलर सालाना में डॉक्टर बनता है। तो ये जो हमारी फीस है ये इंडिया से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है, ये हम दावा करते हैं। और जिस तरह से कि पाकिस्तानी कॉलेजेस अपने आप को स्क्वीज करके अपने खर्चों को कम करके अब 40-40 लाख 50-50 लाख बिल आता है बिजली का, वो भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, और फिर हम सारी फैसिलिटीज देते हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के ट्रिप जाते हैं, स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है उसको हायर स्टैंडर्ड पे हम लेके जा रहे हैं, तमाम तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। प्रोफेसर साहब हम भी देख रहे हैं, नवीद अगर हम देख रहे हैं हमारा जो हेल्थ सेक्टर है पहले ही उसमें बड़ी मुश्किलात हैं, अगर इस तरह के इश्यूज होंगे जो एक कह ले मतलूबा तादाद है डॉक्टर्स की वो हमें हर साल नहीं मिलेगी, हेल्थ सेक्टर पर भी बोझ पड़ेगा, इसके मुताबिल तो हम नहीं हो सकते। अनवार बिल्कुल, ये बल्कि पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं बनेंगे बल्कि ये सारा जो रेवेन्यू है मैं आपको बता दूं कि तमाम जो है वो बाहर के आपके जितने भी ये जो 7 ममालिक है वहां पर ये सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। जब इस तरह की यहाँ पर पॉलिसी लाई जाती है और लोगों को जब डिस्टर्ब किया जाता है तो ये एक, मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश है और इसके ऊपर वफाकी हुकूमत को नोटिस लेना होगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये अगर रेवेन्यू रहे और पाकिस्तान के अंदर ये अगर मेडिकल स्टूडेंट्स इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर तालीम हासिल करते हैं तो यहाँ पर ही फिर रेवेन्यू आएगा। लेकिन जब इस तरह की पॉलिसी लाते हैं तो फिर आपके साथ साथ जितने भी ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, वहां पर ये सारे स्टूडेंट्स जाते हैं और वहां पर ये रेवेन्यू जाता है। तो ये भी एक पहलू हमें देखना होगा कि क्यों ये पॉलिसी लाई गई है और उसके पीछे क्या मुहरकात है। ये मैं निगरान जिला पंजाब नकवी से एक बार फिर मैं कहूंगा कि ये पॉलिसी लाते वक्त आपको कम से कम स्टेक होल्डर के साथ बैठना चाहिए था। हालांकि पामी की जानिब से खत भी लिखा गया था और एक वफद मिला भी था जो है वो निगरान वजीर जो है सेहत के प्रोफेसर जवेद अकरम साहब को, उसमें उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन फिर जो है वो बदकिस्मती से हुआ जो रात रात इसको पास कराया गया, जो कि एक अगर देखा जाए कि निगरान काबीना की जो अथॉरिटी भी नहीं है, उनका काम कोई और है, लेकिन अगर वो करते भी हैं तो चलो कम से कम स्टेक होल्डर्स को तो मिल लेना। ये तो एक ऐसी एक आपने तमाशा लगा दिया। देखिए आप होता क्या है, ये तमाशा लगेगा। यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस अगर सबूत अगर वो चलाना चाहते हैं, मैंने राठौर डॉक्टर जो इसके एहसन वहीद राठौर साहब जो वीसी हैं उनको मैंने ये बताया भी था कि डॉक्टर साहब ये एक आपको पटरी से तारने का एक प्लान तैयार किया गया है और कुछ लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, ये आपको पटरी से तारेंगे। आप कम से कम जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के लिए जो ठीक है, बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन, और प्रोफेसर मियां अब्दुल रशीद ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।